हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा। तो मैं गाइज आज की क्लास रीड लेवल 2 एसएसटी की हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। और गाइज आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज आज का टॉपिक है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। आज का टॉपिक क्या है अभी हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था भी? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यूनानी लेखों में मौर्य साम्राज्य के संपादक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से अलग अलग रूपांतरण मिलते हैं। एरिजन और जॉनस्टीन ने इन्हें सेंट्रो कोर्ट्स के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं भी? सेंट्रो कोर्ट्स के नाम से पुकारते हैं। एपियन और प्लोटार्ट इसे एंड्रोकोट्स के नाम से पुकारते हैं। जो एपियन और प्लोटार्क है वो इन्हें एटोकोट्स के नाम से पुकारते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने यूनानी नामों का दाम्पत्य चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापित हुआ था। कब भी? सर विलियम जोन्स ने इन्होंने यूनानी नामों का चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित किया था। महावंश व दीपवंश जैसे बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के शाक्यों की मौर्य शाखा के रूप में शत्रु बनाया और मुद्रा राक्षस के चंद्रगुप्त के लिए विफल शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया गया भी? विफल का प्रयोग किया गया। महावंश और दीपवंश जैसे बौद्ध धर्म है उसको चंद्रगुप्त मौर्य के शाक्यों की मौर्य शाखा के रूप में इन्होंने शत्रु बताया गया। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के प्रश्न के निम्न विचारधाराएं हैं। प्राय संपूर्ण बाह्य साहित्य और मुद्रा राक्षस उसे शूद्र समझते हैं। क्या समझते हैं भी? शूद्र समझते हैं। बौद्ध व जैन साहित्य में क्षत्रिय और अभिजात वर्ग मानते हैं। जो बौद्ध और जैन साहित्य थे वो कैसा वर्ग मानते हैं भी? क्षत्रिय एवं अभिजात वर्ग मानते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसे कुलीन व उच्च कोटि का बताता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो कैसा बताता है? कुलीन व उच्च कोटि बताता है। स्पूर्नर ने इसे पारसिक माना है। स्पूर्नर ने इसे क्या माना है? पारसिक। रोमिला थापर ने इसे वैश्य जाति में उत्पन्न माना है। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास। चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। कौन था भी? सबसे पहले इतिहास जो भारतीय इतिहास था उसने सबसे पहले महान सम्राट था। उसने अपने गुरु एवं मंत्री विष्णुगत जिसे इतिहास में चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जो अपने गुरु एवं मंत्री को विष्णुगत और विष्णुगुप्त जिसे इतिहास में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भी? चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायता से मगध में नगद वंशी राजा धननंद को सिंहासन के प्रच्युत के मगध राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया और अपने यूनानी शक्ति को मुक्त कराया। इस घटना की पुष्टि मुद्रा राक्षस से हुई थी। इसकी घटना कहाँ से हुई थी भी? इसकी घटना मुद्रा राक्षस से हुई थी। चाणक्य ने 332 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त का राजाभिषेक किया। कब भी? 332 में। किसने? चाणक्य ने चंद्रगुप्त का राजाभिषेक किया। चंद्रगुप्त ने राजकीलम खेल के माध्यम से तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपने राजनीतिक चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया। किससे भी? जो चंद्रगुप्त है उसने राजकीलम खेल के माध्यम से तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपने राजनीतिक चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया। यूनानी शासक से सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में भारत का एक आक्रमण किया था और आकर में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेक्युलर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेक्युलर निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया। किससे विवाह किया भी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया और यह विवाह भारतीय इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था भी? सेल्यूकस
निकेटर की पुत्री हेलेना से, किससे भी, हेलेना से। और जो भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना गया है। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने भारत के तत्कालीन परिस्थिति में इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। किसकी रचना की भी, इंडिका नाम की पुस्तक उसकी रचना की। किसमें भी, जो सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य ने दरबार में भेजा था। और मेगस्थनीज ने भारत में तत्कालीन परिस्थिति को इन्होंने किस पुस्तक की रचना की भी, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के एक विस्तृत सामान्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त के सिकंदर की असामयिक मृत्यु के उत्पन्न अव्यवस्था को लाभ उठाया और सिंधु नदी और व्यास नदी के बीच में क्षेत्र के कब्जा कर लिया। किसका भी, सिंधु नदी और व्यास नदी के बीच में इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इस प्रकार मौर्य का नियंत्रण सबसे पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। किस में हुआ था, अभी मौर्य का नियंत्रण सबसे पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व से बंगाल के और उत्तर पश्चिम के हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम से अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसमें किया भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण में मैसूर का विशाल भूभाग अपने साम्राज्य का अंतर्गत माना है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसका नर्मदा नदी की दक्षिण में अपना विजय अभियान चलाया। चंद्रगुप्त जो प्रथम शासन था उसमें किस नदी में दक्षिण में अपना विजय अभियान चलाया था भी, इन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य में हिंदुकुश, एरियाना, कोसिया और जेंट्रोसिया सम्मिलित थे। इस प्रदेशों में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की राजधानी है। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की राजधानी कौन है भी, पाटलिपुत्र। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों वह जैन हो गए थे तथा भद्रभालु की शेषता ग्रहण कर ली थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंत में 12 वर्षों की बिसत अकाल पड़ा और उसके पश्चात राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर भरतभाव के साथ सरवनवेला गोरा कांपे अभी मैसूर में है और तपस्या करने चले गए। ये तपस्या कहाँ करने चले गए थे भी, सरवनवेल गोला में, और कहाँ पे है ये, मैसूर में है। इन्होंने 12 वर्षों की विषम अकाल पड़ा था और इसके पश्चात राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर भद्रभाव के साथ में तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए थे भी, मैसूर में। जहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित चंद्रगुप्त वस्ती नामक मंदिर में उन्होंने 298 ईस्वी पूर्व के लगभग संलेखना पद्धति का प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगिरी पर्वत का एक गुफा है जिसमें भद्रभाव स्वामी की गुफा के नाम से प्रख्यात है। जो चंद्रगुप्त पर्वत है इनकी एक गुफा है और भाद्र बहु स्वामी की गुफा के नाम से माना गया हो। और यह जैन आचार्य भद्रभाव के दक्षिण आगमन का स्मरण दिलाती है। किसका भी, जैन आचार्य भद्रभाव का। फिर है बिंदुसार।
बिंदुसार बिंदुसार में 258 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। किसका उत्तराधिकारी बना? भी चंद्रगुप्त के का पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? भी बिंदुसार। यह आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। यह क्या था? भी किसका अनुयायी था? आजीवन संप्रदाय का। यूनानी लेखकों में अभिमित्रोकेडिज कहा है, और जिन्हें संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात शत्रु को नष्ट करने वाला होता है, जिसमें उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? भी अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नष्ट करने वाला होता है। वायु पुराण में बिंदुसार को बदरसार तथा जैन धर्मों में सेन कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भी बदरसार कहा गया है, और जैन ग्रंथों को सेन कहा गया है। इसके शासनकाल के प्रारंभ कौटिल्य के बाद में खल्लाट प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? भी खल्लाट प्रधानमंत्री बने थे। सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम ने डायमेकज तथा मिस्र के शासन टोमिली फिलाडेट्स ने डायोनियस को राजपूत के रूप में बिंदुसार का राजदरबार नियुक्त किया। बिंदुसार की सभा 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका नाम खल्लाटक था। इसमें कितने बिंदुसार में कितनी जो सभा बनती थी उसमें कितने सदस्य होते थे? भी 500 सदस्य होते थे। और 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका क्या नाम, जिसका प्रधान कौन थे? भी खल्लाटक। फिर है अशोक महान। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र अशोक विश्व के महाजन सम्राटों में से एक था। जो अशोक महान है वो किसका पुत्र था? भी बिंदुसार का पुत्र। और इसमें राज्य सोहन के 4 वर्ष में सत्ता संघर्ष के पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक किया। कब? भी 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक किया। और अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया, और उसकी मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। उसकी मृत्यु कब हुई थी? भी 37 वर्ष तक शासन किया था इन्होंने, और फिर उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। उसे अभिलेखों के देवनाम प्रियदर्शी की उपाधियों को संबोधित किया था। मास के गुजरा नेतुर और उदयगोलम से का सालों का नाम अशोक मिलता है। पुराणों के अशोक और अशोकवर्धन कहा है। पुराणों ने अशोक को क्या कहा? भी अशोकवर्धन कहा है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के मरते समय अपने पुत्र सुजीम का राजा बनना चाहत, किंतु मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अशोक का शासन बनाया गया। किसका? भी जो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार में मरते समय तक अपने पुत्र सुसीम के राजा बनाना चाहते थे, किंतु मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अशोक का शासन बनाया गया। और राजा बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का शासक था। शैली अनुसार दिव्यवंश तथा महावंश का ज्ञात होता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन बना, जबकि तारानाथ 6 भाइयों की हत्या का जिक्र करता था। जो अशोक अपने कितने भाइयों की हत्या करके शासक बना, जबकि तारानाथ 6 भाइयों की हत्या का जिक्र कर चुका था। तो भी कितने भाई थे? 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना, और उन्होंने तारानाथ यानी कि 6 भाइयों की हत्या का इनमें जिक्र करता है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक के भाइयों के रूप में तीव्र, सुसीम तथा बिगतासोर का जिक्र किया गया, और उसी प्रकार अशोक की पुत्री के रूप में
महादेवी करुवाकी असिंदा मित्रा पदंती और पद्मावती तिशम रक्षा के मिलता है। पुत्री का संयम मित्रा के अलावा चारुमती का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है अभी? पुत्री की संयम मित्रा के अलावा चारुमती का नाम भी मिलता है। फिर चारुमती अशोक की पुत्री जिसका विवाह नेपाल के शासक देवपाल से हुआ था। किसके साथ हुआ था अभी? अशोक की पुत्री अशोक की पुत्री का क्या नाम था? चारुमती। और उसका विवाह कहाँ हुआ था अभी? नेपाल के शासक देवपाल से हुआ था। और देवपाल किस नगर की स्थापना की थी भी? नेपाल, यानी कि देवपाटक की इन्होंने स्थापना की थी। दिव्यावदान की अशोक की माता का नाम शुभदारगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। दक्षिण परंपरा में उसे धर्मा कहा गया। क्या कहा गया अभी? धर्मा कहा गया। कलिंग का युद्ध पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के प्रदेश उड़ीसा के मानी गई और कलिंग कहा गया। क्या कहा गया अभी? कलिंग कहा गया। अशोक ने अपने राजा रोहन के 8वें वर्ष में इन्होंने राज्याभिषेक के 90वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में स्रोत हिंदी माध्यम के कार्यात्मक निशाले की जा व श्रीमाली पुस्तक कलिंग का युद्ध किया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम था अभी? राज्याभिषेक के 90वें वर्ष 261 पूर्व में स्रोत क्या है अभी? इनके हिंदी मारक कार्यात्मक निदेशालय की जा व श्रीमती पुस्तक। कलिंग युद्ध ने अपने परिणामों के विचार 13वें अभिलेख की विस्तृत सूचना की थी। कितने अभिलेख की सूचना मिलती है अभी? 13वें अभिलेख की। फिर अशोक के साम्राज्य विस्तार। अशोक के साम्राज्य विस्तार में उत्तर पश्चिम के हिंदू कुश, दक्षिण में मैसूर, उत्तर व हिमालय की तराई, पूर्व में बंगाल, पश्चिम के स्वराज्य को सौंपा। और अपनी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में सम्राट अशोक का बोध गया की यात्रा की। किसकी यात्रा की भी? बोध गया की यात्रा की। कब? 10वें वर्ष में सम्राट अशोक ने। अशोक ने अपने अभिषेक 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा व लुम्बिनी ग्राम का एक मुक्त घोषित किया था और इसका उपज 1/8 भाग लेने की घोषणा की थी। कितना भाग लेने की बात की थी भी इन्होंने? 1/8 भाग लेने की बात की थी। अशोक का थंब। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों को सहिंसा प्रस्तुत की और उसे अभिलेखों को थंब कहा गया। अशोक का थंब किसे कहा गया अभी? जो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो अशोक की किसी भी आचारों का सहिंसा प्रस्तुत किया था और उसे अभिलेखों को थंब कहा गया। अशोक ने थंब विषय की चर्चा 13वें शिलालेख में की थी और अशोक अपने भारतीय इतिहास में शासक बने जिनने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा। अशोक की थंब नीति के विभिन्न पंथों के लिए एक तत्व शामिल था, जिसमें धम्म की नीति के रूप में पारिवारिक व सामाजिक जीवन के मूल आदर्शों को व्यक्त किया था। इसमें कौन सी थंब नीति के रूप में किसको व्यक्त किया गया था भी? पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कुछ मूलभूत आदर्शों में इन्होंने इनको व्यक्त किया था, जैसे बड़ों के प्रति आदर करना, दासों व नौकरों के प्रति करुणा का भाव होना, सहिंसा आदि। इन सब को क्या किया था? इन्होंने व्यक्त किया था। पड़ोसी क्षेत्रों की यात्रा में शिष्टमंडलों की भेजना और थंब नीति की आवश्यक हिस्सा है। अशोक के धर्म प्रचार हेतु निम्न कार्य करवाए। धम्म यात्राओं को प्रारंभ करना, अपने राज्य के अधिकारी राजूक प्रादेशिक व युक्त को जनता के बीच लाकर धर्म के प्रसार व उपदेश करने का आदेश देना। अशोक का धार्मिक संप्रदाय के बीच द्वैव प्रभाव से समाप्त कर धर्म की एकता स्थापित करने के लिए धर्म महामात्रों का
का नियुक्त करना। 13वें अभिलेख के उल्लेख किए थे इन्होंने सीरियाई नरेश अंतियोग, मिस्र नरेश तुर्मय और मेसिडोनेशिया के राजा और सीरोन के शासक मगस और इपियस शासन एलेक्सुंदर आदि सभी दरबार अपने धर्म के द्वारा इन्होंने प्रचारक भेजे। इसके अलावा अशोक के भारत में विभिन्न क्षेत्रों के धर्म प्रचारक भेजे। कश्मीर तथा गंधार, यवन देश, हिमालय देश, प्रांत तक, महाराष्ट्र, महिष मंडल, वनवासी और सुवर्ण भूमि यानी कि कहाँ पे बिम्बंजित, तनिक, महारक्षित, मगजिंद, धर्म रहित, महाधर्म रक्षित, महादेव रक्षित और सोन तथा उत्तरा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को अपने धर्म हेतु श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा भी इन्होंने? धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। और अशोक के पुत्र कौन थे भी? अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा। अशोक ने पाटलिपुत्र के तृतीय बौद्ध संगीति को 291 ईस्वी में किया था और इनकी मोगली पुत्र थे। इनकी कुछ पुस्तक थी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 11 जो 11th क्लास में भारतीय का इतिहास व संस्कृति। राजतंत्रिणी के अनुसार अशोक ने त्रिनगर व देवपाटक नगरों की स्थापना करवाई थी। कहाँ स्थापना करवाई थी भी? श्रीनगर के देवपाटक में। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन की क्रिया आरंभ हुई थी। फिर है प्रशासन के अशोक द्वारा सुधार। अशोक के प्रशासन पितृ सिद्धांत में जोड़ दिया गया और दलीय अभिषेक को घोषित किया गया। सारी प्रजा मेरी संतान है। इसमें सुख दुख, चिंता तथा निवारण सरकार का दायित्व है। इसके लिए अनेक नए अधिकारियों का नियुक्ति की गई थी। फिर है धम्मामातर में जो धार्मिक व नैतिक नियमों का प्रचारण होता है और गरीब तथा बंदी परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता है। किसकी सिफारिश करता है अभी? जो धार्मिक व नैतिक नियमों का प्रचारण होता है, जैसे गरीब बंदी परिवारों का आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता है। फिर है रज्जुक। अशोक ने अपने 27वें वर्ष पे रंजुकुब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी और यह एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी होता है जो दंड समता और न्याय समता पर बल देता है। किस पर बल देता है अभी? न्यायिक अधिकारी होता है और इस पे दंड समता और न्याय समता पर बल देता है। अशोक न्याय प्रणाली के लचीलेपन लाया और मृत्यु दंड प्राप्त करने के 3 दिन के अतिरिक्त मोहलत प्रदान की। स्वयं और धम्म महायात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य था जनता के संपर्क करना और समस्या का समाधान निचले स्तर तक लाना, उसके आरोप का प्रतिबंध लगाना, धार्मिक दान में धन क्षेत्र में दान और विभिन्न धार्मिक समूह को संतुष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया। सड़क के किनारे जगह जगह पर अन्य स्थानों का नागरिक सुविधाएं जैसे कुआं, सराय, छायाकार वृक्ष और बगीचे लगाकर यात्रा को सुखद बनाने का प्रयास किया और यात्रा की सुविधा सड़कों का निर्माण करवाकर सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? उत्तरदायित्व पर इन्होंने निर्धारित किया गया। अशोक के अभिलेख व शिलालेख। मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत में अशोक ने अभिलेखों की अत्यधिक महत्व रहा और इसे का काल इतिहास के मुख्य अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक ने 47 अधिक स्थलों पर अभिलेख प्राप्त की। अभी तक अशोक ने कितने अधिक स्थलों पर अभिलेख प्राप्त किया था? अभी इन्होंने 27 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 150 से ज़्यादा थी। कितनी थी भी? 150 से ज़्यादा थी। अशोक की अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। सामान्यतः अशोक के अभिलेखों ने 3 लिपियों का प्रयोग किया था, ब्राह्मणी, खरोष्ठी और ग्रीक। कितनी लिपियों का प्रयोग किया था भी? अशोक ने 3 लिपियों का
प्रयोग किया था। ब्राह्मणी लिपि, अशोक ने अधिकांश ब्राह्मणी लिपि का उत्तीर्ण किया। फिर है क्लोस्की लिपि और ग्रीक एवं अरामाइक लिपि। शिलालेख भी अरामायन लिपि का महत्वपूर्ण शिलालेख माना गया है और इसमें अशोक के अभिलेखों का निम्नलिखित वर्गों को इन्होंने वर्गीकरण किया: शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख। फिर है शिलालेख। शिलालेख में ये पहाड़ों की शिलाओं का लिखित अभिलेख होता है। वृहद शिलालेख, इसमें कितनी लेखों का समूह होता है? भी 14 विभिन्न लेखों का समूह होता है और 8 स्थलों पर इन्होंने प्राप्त हुए थे। कौन कौन से स्थान है भी? शाहबाज गढ़ी व मनसेरा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कालसी कहाँ है भी? उत्तराखंड में। गिरदार, धौली व जोखड़ और सोपास और ये अभिलेख है। जैसे प्रथम वृहद शिलालेख है, इसमें पशु हत्या का प्रतिबंध की बात की गई थी। फिर है बृहद शिलालेख, इसमें जो समाज कल्याण के संबंधित कार्य बताए थे और इसमें धर्म भी शामिल किए गए, जिसके चिकित्सा सुविधा, मार्ग निर्माण, कुआं खोदना और वृक्षारोपण का उल्लेख किया था। इसमें कुछ शिलालेख बताए हैं भी, जिसमें पशु हत्या के प्रतिबंध की बात की गई थी और समाज कल्याण के संबंधित कार्य बताए थे और इसमें धर्म भी शामिल किए गए, जिसमें इसमें चिकित्सा सुविधा, मार्ग सुविधा, कुएं खोदना, वृक्षारोपण का भी उल्लेख किया था। फिर है लोगों के धर्म की शिक्षा के लिए युक्त रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी 5 वर्षों का दौरा किया था। फिर फोर्थ अभिलेख में इन्होंने दम नीति के संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए थे। इसमें ब्राह्मणों और परमाणु का के प्रति आदर दिखाया है। और फिर जो था मामातर का नियुक्ति का उल्लेख किया, कितने वर्ष में भी? 13वें वर्ष में। प्रथम मातर के लिए आदेश जारी किए थे और राजा के पास से किसी भी सूचना प्रेषित कर दिया था। फिर सेवंथ शिलालेख में इन्होंने सभी संप्रदायों के सहिंसा की बात की गई थी। और 8वें अभिलेख में इन्होंने सम्राट अशोक ने आकेटन को त्याग कर थम यात्रा करने की सूचना दी गई थी। किसकी सूचना दी थी भी? थम यात्रा की। फिर है अशोक यानी कि खर्चीले समारोह, जैसे जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित समारोह का निंदा करते हैं, तो उस समारोह पर भी उन्होंने क्या की थी? रोक लगाने की बात की गई थी। फिर ख्याति, गौरव और निंदा की भी बात की गई और इसमें विभिन्न संप्रदाय के मध्य सहिंसा पर बल दिया था और श्रम धर्म समभाव की अवधारणा का उल्लेख किया गया। फिर इन्होंने अलिंग विजय और हृदय परिवर्तन, उसके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना मिलती है। किसकी भी? जो 13 अभिलेख में इन्होंने क्या लिखा है कि जो करलिंग विजय है उसके हृदय परिवर्तन के द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना दी थी और इसमें शुद्ध युद्ध विजय के बदले धम्म विजय पर बल दिया था। फिर है कलिंग शिलालेख। कलिंग शिलालेख ने 2 पृथक कलिंग प्रजापन उड़ीसा के गोलिंग और जोकर स्थलों पर ये प्रजापन मिले थे। कहाँ मिले थे भी? उड़ीसा के धौली और जोखड़ स्थानों पर मिले थे। इसमें नगर व्यवहारिकों के न्याय के मामले में उदार व निष्पक्ष देने की आदेश दिया था और यह भी घोषित किया था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। फिर है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में इन्हें रूपनाथ, सासाराम, दिल्ली, गुजरा, मास्की, बर्मागिरी, सिद्धपुर, जंगी रामेश्वर, पालकी, गुंड, मंडीश्री, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के स्थित अरगोरा में प्राप्त हुई थी। फिर इसके मध्य प्रदेश के सारो मारो की पनगुडिया एवं नैतूर में कर्नाटक तथा
समाधि में भी लघु शिलालेख की प्राप्ति की थी। फिर है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में इन्होंने इनके लेखों की कितनी संख्या है भी? 7 लेखक है। 7 संख्या 7 है किसकी भी? स्तंभ लेख की। और इन्होंने 6 विभिन्न स्थानों पर 6 विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलते हैं। कहाँ भी? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा और वह प्रयाग का शिलालेख अनेक कोलंबिक कौशाम्बी के स्थापित किया था और जिसके बाद प्रयाग की स्थापित किया। फिर लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख ने इन्होंने बहुत निम्न स्थानों पर इन्होंने स्थापित किया था। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगली, नागर, रंबी देई। और इन स्तंभों ने इन्होंने राजकीय घोषणाएं खुदी हुई हैं। क्या खुदी हुई भी? कि इन स्तंभों में राजकीय घोषणाएं भी खुदी हुई हैं। कौशाम्बी के लघु स्तंभ के अशोक ने अपने महामंत्रों का आदेश दिया था और वह संघ भेद भी रोके। और इन्होंने अशोक की रानी करूबा के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख दिया था। जो लघु स्तंभ लेख में इन्होंने किसका आदेश दिया था? कि भी जो अशोक की रानी है करूबा की, और इसे दान दिए जाने पर इन्होंने क्या था? उल्लेख दिया था। और इनकी जो रानी थी अभिलेख भी कहा गया है। रंबी नेदेई अभिलेख ने अशोक के काल पर करा रोशन का प्रकाश पड़ता है। फिर है रंबी देई स्तंभ लेखों का ज्ञात है कि इन्होंने अशोक के बुद्ध जीवन में संबंधित पवित्र स्थानों पर क्या कि इन्होंने यात्रा की। किसने भी? अशोक ने किसकी यात्रा की थी भी? बुद्ध के जीवन में संबंधित पवित्र स्थानों पर इन्होंने इसकी यात्रा की थी। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य। और गाइज मैंने इनके साथ साथ में पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का भी टॉपिक स्टार्ट करवा रखे हैं। ठीक है गाइज, अगर आज की क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।